हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द ओशियन। इसका मतलब ये है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। दोस्तों इसी कोटेशन के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ रोज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू आपको डेली इसलिए जो है प्रेजेंट करते हैं ताकि अगर आप डेली आप इस करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स है उस एग्जाम्स में आप काफी अच्छा मार्क्स गेन करके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी पर्पज से हम आपके सामने रोज जो है डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रेजेंट करते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस करंट अफेयर से रिलेटेड शेयर करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में स्टैटिक जीके का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कोशिश करें कि मैं जो आपको यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं आप उसकी एक शॉर्ट नोट बनाते चले, क्योंकि जो शॉर्ट नोट आप बनाएंगे वो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्विक रिवीजन का काम कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बीच में ना छोड़े, मिस ना करें, क्योंकि जैसे हम लोग मैंने एक कोटेशन आपको जैसे शुरू में बताया कि ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द ओशियन, उसी तरह है स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। इसका मतलब यह है कि हम आज ही से शुरू करते हैं, कल नहीं बोलते हैं कि हम कल करेंगे, हम आज ही से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप पीछे की वीडियो को मिस कर चुके हैं तो आपके जो हमारे जो सरकारी परीक्षा का ये YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आपको पीछे के जो है डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और कोशिश करें कि आज से आप उस करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और हमारे साथ जो है आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू टोंगा? टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पलानी स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन, ऑप्शन बी गायत्री ईसर कुमार, ऑप्शन सी विक्रम दोराई स्वामी, ऑप्शन डी अजय बिसारिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पलानी स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन। जी हां दोस्तों, पलानी स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को अभी हाल ही में टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। पलानी स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को ये जो है ये टोंगा देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये टोंगा देश में भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे ये काम करेंगे। ठीक है, अगर बाकी की ऑप्शन की हम बात कर ले तो गायत्री ईसर कुमार, तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में ये भारत के उच्चायुक्त है। कहां? यूनाइटेड किंगडम। अगर विक्रम दोराई स्वामी की बात कर ले तो ये बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त पद पे हैं और ये अजय बिसारिया की अगर बात कर ले तो ये पाकिस्तान देश में ये भारत के उच्चायुक्त के रूप में वर्क कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यहां पे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल गए हैं। तो इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द ओशियन, यानी बूंद बूंद से सागर भरता है। हम थोड़े थोड़े नॉलेज को इकट्ठा करके जो है एक अच्छा नॉलेज जो है हम बंडल बना सकते हैं और उसको जब हम एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, उस बंडल के साथ जब एग्जाम देंगे तो निश्चित तौर पे हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो हम आपके लिए कुछ वैसे ही थॉट के साथ यहाँ पे ये करंट अफेयर्स प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि अगर हम सिर्फ एक आपको नॉलेज देते हैं, एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए काफी समय लग जाएगा। तो हम एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है कई सारी इंफॉर्मेशन का बंडल करके आपको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who has been appointed as the new chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमएस साहू, ऑप्शन बी रवि मित्तल, ऑप्शन सी डॉक्टर नौरंग सैनी, ऑप्शन डी सुधाकर शुक्ला। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रवि मित्तल। जी, रवि मित्तल को अभी हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के यानी IBBI, इसको शॉर्ट फॉर्म जो है IBBI बोला जाता है, इसी से ये फेमस है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो IBBI के चेयरमैन थे वो थे MS साहू। पिछले साल सितंबर मंथ में इनकी जब टेन्योर पूरा हो गई 5 इयर्स की, तो ये सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद से ये IBBI का चेयरमैन का पद जो है वो खाली पड़ा हुआ था। उसी पद पे अभी हाल ही में रवि मित्तल की नियुक्ति की गई है। अगर हम रवि मित्तल की बात करते हैं तो ये जो है रवि मित्तल, ये 1986 बैच के IAS ऑफिसर है। साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो है ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जी, और रवि मित्तल जो है और इस चेयरमैन के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनकी 5 इयर्स या 65 इयर्स जो भी पहले पूरी होती है तब तक ये इस पद पे बने रहेंगे, क्योंकि IBBI चेयरमैन के जो अधिकतम टेन्योर होती है, जो सेवा की जो टेन्योर होती है वो 65 इयर्स होती है या 5 इयर्स होती है, यानी जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर आपकी एज 65 इयर्स हो जाती है तो आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या अगर आपकी एज 65 इयर्स नहीं होती है, अगर आप 5 साल, तो 5 साल के लिए आप पूरी तरह जो है उस पद पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स परम प्रविज्ञा बीन कमीशन्ड? भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रविज्ञा को कहां चालू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर। तो हम राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है IISc बेंगलुरु। जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है वो सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रविज्ञा को चालू किया गया है। यानी भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, जैसे परम है, उसी तरह परम प्रविज्ञा भी भारत के सुपर कंप्यूटर है। तो उसे जो है हाल ही में अभी बेंगलुरु के जो है शैक्षणिक संस्थान IISc बेंगलुरु में चालू किया गया है, और ये किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में शुरू करने वाला सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर को शुरू नहीं किया गया था। अगर हम इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं तो इसको जो डिजाइन किया गया है वो CDAC के द्वारा किया गया है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये आम कंप्यूटर की तुलना में जो है ये 10 टू पावर 15 जो है इसकी ऑपरेशन पर सेकेंड होती है। यानी जो आम कंप्यूटर जितनी ऑपरेशन करती है उससे 10 टू जी पावर जो है 15 गुना ज्यादा ये ऑपरेशन पर सेकेंड करती है, यानी 1 सेकेंड में करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following US intelligence satellite has been launched from the California recently? निम्नलिखित में से अमेरिका के किस खुफिया उपग्रह का हाल ही में कैलिफोर्निया से प्रक्षेपण किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए NROL 87, ऑप्शन बी NROL 111, ऑप्शन सी NROL 129, ऑप्शन डी GSSAP 6। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए NROL 87। जी, ये एक जो है ये खुफिया सैटेलाइट है जो अमेरिका के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो है वो लॉन्चिंग सेंटर से की गई है। इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो स्पेस एक्स के जो फैल्कॉन जो है 9 जो है रॉकेट से की गई है। ठीक है दोस्तों, और बाकी की ऑप्शन की अगर हम बात कर ले NROL 129, NROL 111, GSSAP 6, तो ये सारे के सारे जो है ये सैटेलाइट अमेरिका के द्वारा जो है ये
लॉन्च किए गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में जो खुफिया सैटेलाइट लॉन्च की गई है अमेरिका के द्वारा वो है NROL-87 और किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये स्पेसएक्स के फैल्कन 9 जो है वो रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई। कहां से, कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2022 का विषय क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आई एम एंड आई विल, ऑप्शन बी वी कैन आई कैन, ऑप्शन सी नॉट बियॉन्ड अस, ऑप्शन डी क्लोज द केयर गैप। हमारे जो राइट आंसर है उसको देखते हैं। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्लोज द केयर गैप। जी, अभी हाल ही में 4 फरवरी 2022 को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड कैंसर डे यानी जो है विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया गया है। एक्चुअली में जो लोग कैंसर जैसे जो है वो बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन अगर हम इसकी सही से देखभाल करें, सही से उपचार करें तो ये बीमारी जो है खत्म भी हो सकती है। तो उसी के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हर साल जो ये दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2000 ईस्वी में की गई थी, यानी 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। और बेसिकली जो इस साल का जो थीम लिया गया है, विश्व कैंसर दिवस 2022 का जो थीम लिया गया है क्लोज द केयर गैप, इस थीम के लेने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आप इस थीम को अगर ध्यान से पढ़े, क्लोज द केयर गैप यानी अगर आप देखभाल में जो है गैप कर रहे हैं, जैसे इसकी जो उपचार होती है वो काफी लंबी होती है और उस लंबी उपचार के दौरान कितने लोग जो है ना वो अपनी देखभाल सही से करना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि जो है कुछ दिन छोड़ देते हैं, कौन जो है इतना इसमें जूझेगा। तो उसी गैप को जो है क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए आप कंटिन्यू जो है उपचार करते रहिए और आप जरूर एक ना एक दिन स्वस्थ हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से जो है इस साल का ये थीम लिया गया है। इसका ये थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का, ठीक है, और ये इस साल का थीम है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, आई एम एंड आई विल, नॉट बियॉन्ड अस, वी कैन आई कैन, ये भी जो है वर्ल्ड कैंसर डे का ही थीम है। लेकिन ये आपको फाइंड आउट करनी है कि ये किस ईयर में इस थीम को लिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 फरवरी 2022, ऑप्शन बी 2 फरवरी 2022, ऑप्शन सी 3 फरवरी 2022, ऑप्शन डी 4 फरवरी 2022। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है 4 फरवरी 2022। जी, 4 फरवरी 2022 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस अभी मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, जी, ये एक ऐसा दिवस है जो विभिन्न वर्गों के लोगों को यानी धर्म, शिक्षा, राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर एक साथ होने का जो है ये आपको ज्ञान देता है। यानी ये आपको एक साथ जो है भाईचारा निभाने का जो है ये आपको उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है कि हम शिक्षा पे, धर्म पे, रोजगार पे या किसी भी मुद्दे पे जो है वो आपसी भाईचारा जो है निभाते रहें। हम किसी भी मुद्दे पे जो है एक दूसरे से दुश्मनी मोल ना ले। इस उद्देश्य से जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो पिछले साल ही की गई थी, 2021 से, 4 फरवरी से, क्योंकि जो 2020 में इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यानी 4 फरवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है इसे पारित कर दिया गया है और नेक्स्ट ईयर 4 फरवरी 2021 से ये दिवस मनाना शुरू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which 3 places of Madhya Pradesh have been approved by the central government to change their names recently। केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए होशंगाबाद, शिवपुरी एंड बाबई, ऑप्शन बी सतना, रीवा एंड भिंड, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, दमोह और नीमच, ऑप्शन डी इटारसी, सिवनी और डिंडोरी। आपको ये बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के
अभी हाल ही में किन 3 स्थानों की जो है वो नाम बदलने की मंजूरी दी गई है? तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। जी, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है वो होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई को जो है वो नाम बदलने की मंजूरी को स्वीकार कर ली गई है। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था कि इन तीनों जगहों के नाम बदले जाएं, और उन जगहों के नाम के बदले में क्या नाम उन्होंने दिया था? होशंगाबाद को उन्होंने बताया था कि नर्मदापुरम किया जाए, ठीक है। शिवपुरी को बताया था कि इसे कुंडेश्वर धाम किया जाए, कुंडेश्वर नाम याद रखिएगा दोस्तों, कुंडेश्वर धाम। और बाबई को माखन नगर किया जाए। लेकिन काफी लंबे समय से यह प्रस्ताव जो है वो अटका हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए जो भी प्रस्ताव थे नाम से रिलेटेड, उनको स्वीकार कर लिया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ये 3 नाम जो है होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई, अब नर्मदापुरम और कुंडेश्वर धाम और माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नाम बदलने की प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये जानकारी भी लेनी चाहिए कि नाम किसी भी गांव, कस्बा या शहर का नाम कैसे चेंज किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा एक गाइडलाइन है कि आप किसी भी गांव, नगर, शहर का अगर नाम बदलना चाहते हैं तो आपको पहले केंद्र सरकार के द्वारा एनओसी सर्टिफिकेट लेना होगा। उस एनओसी सर्टिफिकेट में क्या किया जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी जगह के नाम बदलने के प्रस्ताव आते हैं उसमें केंद्र सरकार एक बैठक बुलाती है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट होती है। इन तीनों डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा जाता है कि आप इसकी जो है अच्छे से रिसर्च करें कि ये नाम क्यों बदले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है और इस नाम बदलने से क्या जो है क्यों आवश्यकता है इस नाम बदलने की, ठीक है। उसके बाद ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, और स्वीकार कर लेने के बाद उसे जो भी नाम बदलने के प्रस्ताव जिन्होंने भी दिया रहता है, जिस राज्य ने भी दिया रहता है, उसे ये सौंप दिया जाता है कि आप अब इस राज्य या कस्बा या गांव किसी भी क्षेत्र का नाम आप बदल सकते हैं, जब तक एनओसी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें ना मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एनओसी सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश को मिल चुका है इन 3 जगहों के नाम बदलने के लिए, और अब से जो है मध्य प्रदेश के इन 3 जगहों को नर्मदापुरम, कुंडेश्वर धाम और माखन नगर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which has been declared as India's first other effective area based conservation measures OECM site। किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऑप्शन बी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऑप्शन सी कालिंदी बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऑप्शन डी नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अरावली जैव विविधता पार्क, यानी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। अभी हाल ही में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को OECM स्थल घोषित किया गया है। OECM क्या है? OECM जो है ये दुनिया भर में इकोसिटी को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है, और इन्होंने अपने नाम से ही उस स्थल को जो है वो टैग देते हैं। तो अभी हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क जो कि कहाँ है, ये हरियाणा के गुरुग्राम में सिचुएटेड है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में सिचुएटेड है। इसे हाल ही में OECM स्थल घोषित किया गया है, और आपको ये बता दें कि ये भारत का पहला OECM स्थल है, क्योंकि इसे भारत का पहला स्थल है जिसे OECM का टैग दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ सिचुएटेड है? हरियाणा के गुरुग्राम में। दोस्तों ये जो पार्क है ये 2010 में जो है ये लोगों के लिए खोला गया था। कब? 5 जून को। यानी 5 जून को क्या होता है? तो 5 जून को है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी दिन इस पार्क को लोगों के लिए खोला गया था, और अभी उसे हाल ही में OECM स्थल घोषित कर दिया गया है, ताकि वहां की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको अच्छे से संरक्षित किया जा सके, उसकी देखभाल की जा सके, और उससे आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच प्रोत्साहित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर क्राइसिल रेटिंग एजेंसी
व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8.2%, ऑप्शन बी 9.2%, ऑप्शन सी 7.8%, ऑप्शन डी 10.2%। तो राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.8%। जी, भारत की जो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो अनुमानित जीडीपी दर बताई है वो 7.8 बताई है। दोस्तों, भारत की जीडीपी 7.8 क्राइसिल ने इसलिए बताई है क्योंकि अभी भारत जो है कई सारी चीज़ों से गुजर रहा है, कोरोना जैसे बीमारियों से गुजर रहा है, जिसकी जो है इफेक्ट हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रही है। तो अलग अलग जो है रेटिंग एजेंसी जो है वो भारत की जीडीपी के आंकड़े को जो है अनुमानित बता रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी दर कुछ और बताया है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी दर कुछ और बताया है। तो उसी तरह हमारे देश की डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने हमारे भारत की जो अनुमानित जीडीपी है उसे 7.8% बताया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अमिताभ दयाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज ए एंड डैश। हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया है, वह एक डैश थे। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको इन ऑप्शन में से एक को फिल करना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोएट, ऑप्शन बी पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी जर्नलिस्ट, ऑप्शन डी एक्टर। हमारे सबसे पहले जो राइट आंसर है हम उसको देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्टर। जी, अमिताभ दयाल का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह एक जो है बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में काम करने वाले एक्टर थे, जिन्होंने भारत के कई सारे प्रमुख अभिनेता के साथ काम किया हुआ है, जैसे अमिताभ बच्चन, राज बब्बर और ओम पुरी के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ था। उनकी अभी हाल ही में 51 वर्ष की उम्र में जो है वो दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई है। और अगर हम अमिताभ दयाल की बात करें तो ये काफ़ी बॉलीवुड के जाने माने चेहरे थे, जिन्हें कई सारे बॉलीवुड जो अभिनेता और अभिनेत्री ने इनकी मृत्यु पे शोक भी जताया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम्स के बेसिस पे ये तैयार किए गए थे। आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, इन सारे एग्जाम्स में, इन सारे जो भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें करेंट अफेयर्स जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम उसी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपके सामने रखते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश जरूर करें कि जो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई आप उसकी शॉर्ट नोट बनाते रहे। दोस्तों, आप किसी भी सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, तो हम वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। हम वहाँ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जो है प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके एग्जाम्स की तैयारी भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह की वीडियोज हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, डेली लाते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी मिस ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने जितने भी चाहने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके सामने पेश करने की जो है वो रुचि रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। थैंक यू। पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और हमारी आशा है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप उस एग्जाम में आपकी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।